तो हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, जिनमें ये दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं, औपताएँ और औपचारिकता। अब थोड़ा सूर्य प्रसाद जी के बारे में, तो मैं जितना बहुत ही थोड़ा जानता हूँ कि उसके आधार पर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उससे पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। उनके अंश को सुनकर और पढ़कर मैंने उनके संपूर्ण को जानने की धृष्टता तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जितना अंश से समझा है तो आपके सामने रखता हूँ थोड़ी बहुत जो जानकारी। उनकी लिखी किताबों की संख्या तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो कुछ पुस्तकें उनको हिंदी साहित्य में विशिष्ट जगह देती हैं, वो मैं समझता हूँ कि जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, उसका इतिहास रहेगा, उसमें वो स्मरणीय रहेंगी और पढ़ी जाती रहेगी। उनका छायावाद के 100 वर्ष, एक उनकी नई बड़ी मौलिक सी अवधारणा है व्यावहारिक सौंदर्य शास्त्र। और मैंने इसको पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं इस नामकरण पर ही बड़ा मुग्ध हुआ, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र को इतना अमूर्त, उसका इतना अमूर्तन किया गया है सौंदर्य शास्त्र का, कि वो आम हमारे आप जैसे लोगों की पहुंच के बहुत परे चला गया है। अब सब में तो अभिनव गुप्त और कुमार स्वामी को पढ़ने की सबको अवसर नहीं मिलता, ना उनको समझने की क्षमता होती है। लेकिन सौंदर्य क्या है? सौंदर्य कुछ होता है, कई रूपों का, कई तरह का सौंदर्य होता है। ये सब तो हर मनुष्य अनुभव करता है। वो सौंदर्य कहाँ से आता है? उसका शास्त्र क्या है? उसको देखने की, समझने की विधि क्या है? दृष्टि क्या है? विचार क्या है? तो उसको जब तक इसको व्यावहारिक नहीं बनाएंगे तो एक बड़ा अमूर्त सा, एक दार्शनिक किस्म का वो चीज बनी रहती है, जिससे सौंदर्य शास्त्र नाम सुनते ही घबराहट होती है। तो मैं ये भी कभी साथी से अलग से मिलकर जानना चाहूँगा कि आज वो सौंदर्य शास्त्र जैसे एक पुरातत्व का भी सौंदर्य होता है, एक रूप का, दृश्य रूप का सौंदर्य होता है, भवनों का सौंदर्य होता है, उनका समाजशास्त्र होता है, उसका स्थापत्य का समाजशास्त्र का सौंदर्य शास्त्र। तो आजकल जो दृश्य सौंदर्य हमें इमारतों के रूप में दिख रहा है, उसको वो कैसे देखते? क्योंकि वो व्यावहारिक सौंदर्य शास्त्र का एक आयाम है। सौंदर्य की जो देहवादी व्याख्याएं हैं, या सौंदर्य को तो हम सबसे सर्वप्रथम तो दो ही चीजों में देखते हैं, प्रकृति में और देह में, चेहरे में। आम व्यक्ति के लिए सौंदर्य इन्हीं दो मुख्य स्तंभों पर टिका रहता है। सौंदर्य का उसका बोध प्रकृति को देखकर होता है और रूप को देखकर। तो इसके अलावा भी सौंदर्य बहुत है, उसको कैसे देखें? आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूँ शिक्षा जगत की भी है कि वो हमारे सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को थोड़ी सौंदर्यानुभूति भी दे, सौंदर्य को देखना, समझना, स्पर्श करना दे, सिखाए, उनको सौंदर्य बोध दे, इससे संपन्न करे। शब्द के सौंदर्य से, विचार के सौंदर्य से, रचना के सौंदर्य से, व्यक्तित्व और चरित्र के सौंदर्य से, आंतरिक सौंदर्य से, केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं। राष्ट्रवाद भी उनके रचनाओं और चिंतन का एक बहुत बड़ा आयाम है, क्षेत्र है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ऐसा मैंने बताया। हालांकि मेरे अपने लिए ये जो तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसका जो आधुनिक संस्करण है वो थोड़ा समस्या परक है, लेकिन उस पर अभी कोई चर्चा नहीं करूँगी। तो राष्ट्रवाद जैसे हम जानते हैं कि आजकल जिसे राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, वो तो शुद्ध पश्चिमी परिकल्पना, पश्चिमी परिभाषा पर आधारित राष्ट्रवाद है, जिसको भारतीयता के नाम पर भारत पर थोपा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रवाद ऐसा तो नहीं था।
गांधी का भी राष्ट्रवाद था, लेकिन वो तो राष्ट्रीय है आजकल, राष्ट्र विरोधी है। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दीक्षित जैसे कवि जरूर उनको पढ़ूंगा, समझूंगा, प्रयास करूंगा, फिर उनसे संभव हुआ चर्चा करूंगा। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि अन्यतम शिक्षक के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य, इन दोनों के शिक्षक के रूप में वो बिल्कुल असाधारण है। अपने बौद्धिक खुलेपन के लिए, विचार अपने विद्यार्थियों को और सबको विचार की स्वतंत्रता देने के लिए, न केवल देने के लिए लेकिन प्रेरित करने के लिए, उसमें सक्षम बनाने के लिए, प्रश्न परक बनाने के लिए। अच्छा शिक्षक कैसा होता है आप शिवप्रसाद जी को देखकर जान सकते हैं। अच्छा शिक्षक कैसा होता है उनके हम शिष्यों को देखकर जान सकते हैं और उनको पढ़कर जान सकते हैं। तो हमारी जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा व्यवस्था है उसमें मेरे बहुत संक्षिप्त अनुभव में जिस तरह के साहित्य हिंदी के शिक्षक आए हैं उनमें मैं उनसे शिवप्रसाद जी को शुरू से मैंने अलग पाया, क्योंकि वो बहुत मौलिक हैं, स्वतंत्रता और मौलिकता को सम्मान देते हैं और अपनी बात थोपते नहीं हैं अपने विद्यार्थियों को या जो अपने सब सुनने वालों को। और उनको सुनना तो एक विद्यार्थी के रूप में ही संभव हो सकता है हमारे यहाँ। तो उसमें स्वतंत्र चिंतन की, स्वतंत्र शोध की और प्रश्न की, संशय की गुंजाइश भरपूर है, इसलिए वो एक बड़े शिक्षक हैं। उनकी पुस्तकें भी उसी शोध परक, सत्य परक, सत्य के संधान और चिंतन को, मौलिकता को प्रमुखता पर प्रेरणा देने वाली पुस्तकें। नयापन है, निराला के नवस्वर और वो आप निराला की सरस्वती वंदना उनको क्यों प्रिय है ये मुझे जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सारा ध्यान, आप सारा जोर ध्यान देंगे तो नव पर है। नव के नाम पर अतीत थोपना नव विहान नहीं लाता। नव के लिए नव को वर्तमान में से खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसके लिए अतीत मुखी दृष्टि नहीं चलती, भविष्यमुखी दृष्टि चाहिए नव के संधान के। तो नए स्वर चाहिए हमें, नए राग चाहिए, नया संगीत चाहिए, नई आवाजें चाहिए, नए प्रश्न चाहिए और नए उत्तर चाहिए। मैं समझता हूँ कि उचित ये होगा एक विनम्र सुझाव कि इन्हीं आयोजकों को अत्यंत सम्मानपूर्वक ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने 3 अलग अलग कार्यक्रमों को बताया और तीनों को अलग अलग उनकी संपूर्ण गरिमा और महत्व के साथ आयोजित करें, तब हम अपनी स्वर्गीय गंगारत्न जी के साथ भी सम्मान भी पूरा न्याय कर पाएंगे, कविताओं और कवियों के साथ न्याय कर पाएंगे और सूर्यप्रसाद जी के साथ न्याय कर पाएंगे के व्यक्तित्व और कृतित्व पर पूरी गहराई से चिंतन, मनन और ग्रहण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।